वेलकम बैक टू सुपर 30 क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही थी और 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था मुद्रा और वित्तीय संस्थान। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में हमने बात देखा कि जो वाणिज्यिक बैंक है वो किस प्रकार कार्य करते हैं, है ना। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि बचत और साख प्रदान करने वाली जो संस्थाएं हैं जो कि दो प्रकार की होती है, एक तो संस्थागत स्रोत होते हैं और एक गैर संस्थागत स्रोत होते हैं। तो गैर संस्थागत स्रोतों के बारे में भी हमने वाणिज्यिक बैंक के साथ साथ देखा था कि किस प्रकार गैर संस्थागत स्रोत जो है उनकी ब्याज की दर बहुत अधिक होती है और किस प्रकार वह ब्याज को पुनः लोगों से वसूल कर सकते हैं। फिर है ना, जो पैसा उधार दिया जाता है, जो लोन दिया था उसको किस प्रकार लोगों से वसूल करते हैं, वहां तक हमने देख लिया था। तो यहाँ हमारा जो कमर्शियल बैंक है वो जो वाणिज्यिक बैंक है वो पूरा हो चुका था। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो गैर संस्थागत स्रोत है साख प्रदान करने के, बचत जमा करने के, है ना। उनमें सबसे पहला जो देसी बैंकर्स जो है, लोकल बैंकर जो होते हैं उनके बारे में देखें। इनके द्वारा भी भारत में बैंकिंग व्यवसाय संपन्न किया जाता रहा है, यानी जो लोकल बैंकर्स हैं इनके द्वारा भी क्या होता है, भारत में बैंक का जो कार्य है वो संपन्न हो रहा है। यह निजी फर्म या व्यक्ति होते हैं जो बैंक की तरह ही कार्य करते हैं। ये कौन हो सकते हैं, कोई भी पर्सन है जो एक बैंक स्टेबलाइज कर सकता है, प्राइवेट बैंक लगा सकता है। क्लियर। उनका जो कार्य है वो सेम बैंक की तरह होता है। दैट मींस ये क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे, लोगों को उधार देंगे, लोगों को ऋण देंगे। भारत में आधुनिक वाणिज्यिक बैंकों के विकास से पूर्व बैंकिंग का कार्य पूर्णतः इनके द्वारा संपन्न किया जाता था। यानी जब भारत में बैंकिंग सिस्टम विकसित नहीं हुआ था, जो वाणिज्यिक बैंक जब विकसित नहीं हुए थे, है ना, तब उस समय प्राचीन समय में जब वाणिज्यिक बैंकों का विकास नहीं हुआ तो उस समय ये देसी बैंकर ही जो है जो किसका कार्य करते थे, बैंक का कार्य करते थे। क्लियर हो गया। यानी दैट मींस देसी बैंकर्स में जो लोकल बैंकर्स होते हैं, कोई भी पर्सन कंपनी स्टेबलाइज कर देगा, कंपनी लगा देगा छोटी सी, है ना, बैंक के नाम से, है ना, तो वो सारी चीजें इसमें आती है। ये भारत में गैर संस्थागत शाख का महत्वपूर्ण स्रोत रहे और ये जो है देसी बैंकर वो गैर संस्थागत स्रोत है। क्लियर। और देसी बैंकर द्वारा संपन्न किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। तो पहला कार्य जनता से जमाई स्वीकार करना, दूसरा अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियां गिरवी रखकर उन्हें ऋण प्रदान करना तथा ग्राहक की साख के आधार पर संपत्ति को गिरवी रखे बिना भी ऋण प्रदान करना। एक तो ये क्या करते हैं, जनता की जमा जो है स्वीकार करते हैं, जनता जो बचत करती है उसको स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या करते हैं कि उनकी जो संपत्तियां हैं उसको गिरवी रखकर उन्हें क्या कर देंगे, ऋण प्रदान करेंगे। अथवा वो क्या करते हैं, ग्राहक की जो है साख अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर, है ना, कि वो पैसा लौटा सकता है अथवा नहीं, उसके आधार पर भी क्या कर सकते हैं, बिना संपत्ति गिरवी रखे भी ये पैसा उधार दे देते हैं, ऋण प्रदान कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोषों को स्थानांतरित करना, यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर ये क्या करते हैं, पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंकिंग कार्य के साथ साथ ये अपना व्यवसाय भी चलाते हैं। क्लियर। और छोटे व्यापारी तो छोटे उद्यमों के साथ ही क्या करते हैं, लेन देन करते रहते हैं। इनका जो लेन देन होता है छोटे स्तर पर होता है ना, सीमित स्तर पर होता है, एक गांव के लिए, एक शहर के लिए हो सकता है। ऋणी को वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय के संबंध में निजी जानकारी के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं। यानी जो व्यक्ति है जिसको ऋण लेना है उसकी वित्तीय स्थिति देखते हैं, उसका व्यवसाय देखते हैं कि हाँ वो पैसा लौटा सकता है अथवा नहीं। अगर स्थिति अच्छी होती है तो उस आधार पर वो क्या करते हैं, ऋण प्रदान कर देते हैं। ग्राहकों के लिए बैंकर ही नहीं अपितु मित्र एवं सलाहकार भी बनना। और इनका मुख्य कार्य होता है कि ग्राहकों के लिए सिर्फ बैंक का काम ही नहीं है। जैसे वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंकों का कार्य क्या है, सिर्फ बैंक का कार्य लोगों की जमा स्वीकार करना, उनको ऋण प्रदान करना, लॉकर की सुविधाएं उपलब्ध कराना, पैसे का हस्तांतरण करना। लेकिन ये बैंक के कार्य के साथ साथ उनके मित्र के समान व्यवहार भी करते हैं। क्लियर। बात आती है लोकल बैंकर्स के बाद साहूकार की। साहूकार क्या होते हैं कि साख के गैर संस्थागत स्रोतों में साहूकार की भी महत्वपूर्ण या उल्लेखनीय भूमिका होती है। साहूकार जो है वो साख के जो गैर संस्थागत स्रोतों में गिना जाता है। साहूकार शुद्ध रूप से स्वयं की पूंजी को उधार देते हैं। साहूकार क्या करते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना पैसा किसी अन्य व्यक्तियों को जरूरत पड़ने पर उधार देते हैं और उनसे उचित ब्याज की दर भी वसूल करते हैं। ये जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करते। देखो ध्यान रखिए, साहूकार जो है जमा स्वीकार नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, लोन देगा। यह सामान्यतः छोटे व्यक्ति ऋण प्रदान करते हैं ना, छोटे प्रकार के लोन जो है प्रदान करते हैं। इनके द्वारा ग्राहकों से उच्च ब्याज दर ली जाती है और ये जो ब्याज की दर होती है इनकी बहुत अधिक होती है। और जिन लोगों को बैंकिंग क्रियाओं तक पहुंच नहीं होती है वे सामान्यतः साहूकारों से ही ऋण प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि समाज के ऐसे बहुत से वर्ग है जो बैंक से ऋण प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, ऐसी स्थिति में बैंक उनको ऋण नहीं देता। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, सामान्यतः ऋण लेने के लिए इन साहूकारों से ही मदद प्राप्त करते हैं। आमतौर पर साहूकार भी संपत्ति को गिरवी रखकर ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं। आपने देखा होगा, बहुत ही सामान्य बात है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे पर्सन होते हैं तो किसी की कुछ प्रॉपर्टी है ना, कोई भी वस्तु है उसको क्या करेंगे, गिरवी रख देंगे और उसके मूल्य का जो उसकी वैल्यू जो होगी उसके बराबर क्या कर देंगे,
पैसा उनको उधार देते थे, परंतु ग्राहक की साख के आधार पर किसी संपत्ति को गिरवी रखे बिना भी उधार देते हैं। और संपत्ति को गिरवी रखे बिना भी कभी कभी क्या कर देते हैं, उधार देते हैं। कब देते हैं, जब उसकी आर्थिक स्थिति को देखी जाए, जब उस व्यक्ति को ये व्यक्तिगत रूप से जानते हो, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की कोई बिना संपत्ति गिरवी रखे उसे उधार दे देते हैं। ऋणियों से ऊंची ब्याज दर वसूल करने के कारण इन्हें शोषक भी माना जाता है। ये क्या करते हैं, इनकी ब्याज की दर बहुत अधिक होती है, दैट मीन्स ये क्या करते हैं, लोगों का शोषण करते हैं, है ना, उनसे अत्यधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए इन्हें शोषक भी कहते हैं, शोषण करने वाले, है ना। आजकल वित्तीय समावेशन एवं बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के फलस्वरूप देसी बैंकर तथा साहूकारों के महत्व लगातार घट रहा है ना। वित्तीय समावेशन अर्थात जो बैंकिंग सेवाएं हैं, है ना, वित्त की जो है फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन होता है, वित्त का जो ट्रांजेक्शन है, उसकी नई नई सेवाएं जो है लगने लगी है, सरकारी समितियां है, पोस्ट ऑफिस है ना, बैंक है। तो इनकी स्थापना से क्या हुआ है, जो लोकल बैंकर्स हैं, जो देसी बैंकर है और जो साहूकार है, इनका महत्व क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। साहूकारों तथा देसी बैंकरों के अलावा भूस्वामी, मित्र एवं रिश्तेदार भी गैर संस्थागत साख के महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर गैर संस्थागत स्रोतों में देखा जाए तो साहूकार पैसा उधार देता है, देसी बैंकर उधार देता है, इसके अलावा कोई भूमि का स्वामी है जिसके पास बहुत बड़ी भूमि का भाग है, वो भी क्या करेगा, पैसा उधार देता रहता है। अपने मित्र भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी क्या हो सकते हैं, आपको पैसा उधार दे सकते हैं। तो ये सारे जो स्रोत देखे हमने यहाँ पर, ये सारे कैसे हैं, गैर संस्थागत है। अभी गैर संस्थागत क्यों है, क्योंकि इनको पैसा देने के लिए, पैसा लेने के लिए या पैसा देने के लिए इन्हें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी से, है ना, कोई इन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। जबकि संस्थागत स्रोत हमने देखे, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, सहकारी समितियां होती है, इनमें क्या है, इनको स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा हमें परमिशन लेनी पड़ती है, और इनका नियंत्रण एवं निर्देशन भी कौन करता है, रिजर्व बैंक और भारत सरकार करती है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, स्वयं सहायता समूह। आपने देखा होगा बहुत सारे गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये अत्यधिक चलता है, स्वयं सहायता समूह। देखिए क्या होता है, निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी गैर संस्थागत स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि भारत के जो गरीब परिवार है आज भी वो गैर संस्थागत स्रोतों से ही ऋण लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो है, उनका शिक्षा का स्तर निम्न है और उनकी बैंकिंग सेवाओं तक उनको जानकारी नहीं है, बैंकिंग सेवाओं तक उनकी पहुंच नहीं होती है। देखिए भारत के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी बैंक नहीं है। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारत में बैंक स्थापित नहीं हो पाए। बैंक से कर्ज लेना भी गैर संस्थागत स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है। और बैंक से जो कर्ज लेना है, जिस प्रकार आप गैर संस्थागत स्रोत से, यानी किसी भूस्वामी से, है ना, किसी साहूकार से पैसा उधार ले लेते हैं, वो एक आसान क्रिया है। जबकि बैंक से पैसा लेना एक जटिल क्रिया होती है, वहां पर अनेक फॉर्मेलिटीज होती है, उनको हमें पूरा करना पड़ता है। क्लियर। और बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। और जैसे कि आपको पता है कि बैंक ऐसे ही सामान्य किसी व्यक्ति को उधार या ऋण नहीं देता है, इसके लिए अनेक प्रकार के कागजात है ना, और आपकी जो है आर्थिक स्थिति के आधार पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण, यानी ऋण देने का जो आधार है, आप किस बेस पर ऋण ले रहे हैं, अगर आपके पास वो आधार नहीं है, ऐसी स्थिति में आपको ऋण प्रदान नहीं किया जाता। जैसे आपके पास अगर आपको ऋण लेना है, जमीन पर लेना है, तो आपके पास जमीन होनी चाहिए, है ना। आपको कोई वस्तु पर लेना है ना, तो उस वस्तु के जो डॉक्यूमेंट्स है वो होने जरूरी है। अब जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते ऐसी स्थिति में, है ना, या फिर वो वस्तु ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, ऐसी स्थिति में गरीब व्यक्ति जो है वो बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर गैर संस्थागत ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं। जो गैर संस्थागत स्रोत जो है, जैसे कोई साहूकार है या आपको कोई मित्र है, कोई रिश्तेदार है, वो आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, है ना। इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी वो ऋण देने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको जानते हैं। तो आपको बिना किसी आधार के, बिना किसी संपत्ति को उनके पास रखे, बिना किसी कागजात को उनके पास रखे, बिना किसी फॉर्मेलिटी के वो आपको ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकता है, लेकिन साहूकार ब्याज की दर बहुत ऊंची रखते हैं। आपने देखा होगा कि एक बार अगर लोन ले लेते हैं और पैसों की जरूरत होती है, तो बैंक जनरली ऐसा नहीं करता। जब तक आप पुराना बैंक जो ऋण है वो नहीं लौटाते, तब तक बैंक जो है नया लोन जो है वो इशू नहीं करता। लेकिन साहूकार ऐसा कर देता है और उनकी जो ब्याज की दर होती है वो उसकी अपेक्षा बहुत अधिक होती है। लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते। और ये जो साहूकार है वो क्या करते हैं, अत्यधिक ब्याज दर होने के कारण उनको किसी न किसी प्रकार से उनका शोषण करते रहते हैं, गरीब लोगों का शोषण करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। अभी देखिए, जैसा कि साहूकार वाला सिस्टम चल रहा था, हम किसी व्यक्ति से पैसा उधार ले रहे थे, वहां पर ब्याज की दर ऊंची थी,
तो ऐसे में वहां पर क्या किया, वहां के लोगों ने मिलकर एक नया विचार बनाया, एक नई अवधारणा बनाई। इसमें क्या करती है, गांव की कुछ महिलाएं एकत्रित होकर अपना क्या बना देती है, एक समूह बना देती है और सभी महिलाएं अपनी बचत का कुछ भाग उसमें क्या करती है, जमा करती है। क्लियर। तो वो समूह जो है वो कहलाता है स्वयं सहायता समूह। देखिए आप, एक समय स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। इनकी एक निर्धारित तिथि होती है, एक फिक्स दिनांक होती है, डेट होती है, उस डेट को ये मिलते हैं सभी लोग और अपनी जो बचत है उस बचत को इसमें जमा करते हैं। ठीक। और उसी पैसा जो जमा होता है वो जिस व्यक्ति को आवश्यकता होती है उनमें से उस व्यक्ति को पैसा उधार दे दिया जाता है। दैट मीन्स एक लोकल लेवल पर वो जैसे बैंक का कार्य करते हैं, पैसा जमा करते हैं, लोगों को पैसा प्रदान करते हैं, तो वह जो स्कीम है उसको कहते हैं स्वयं सहायता समूह। एक स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या इससे अधिक भी हो सकती है। यानी इनकी बचत जो है 25 रुपए भी हो सकती है, 100 रुपए भी हो सकती है या इससे भी अधिक हो सकती है। वो एक फिक्स कर देते हैं कितना पैसा हमें जमा करवाना है ना। जितने सदस्य होते हैं, जैसे हर मेंबर को 100 रुपए जमा कराना है, हर मेंबर को 50 रुपए जमा कराना है, तो इतनी राशि एक बार पहले फिक्स कर देते हैं, तो ग्रुप बना देते हैं लोगों का, वो पैसा जमा करते रहते हैं। यह परिवारों की बचत करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। अब जो जैसे वो ग्रुप बना महिलाओं का, 20 महिलाएं हैं, वो हमेशा 100 रुपए जमा करा रही है हर महीने, है ना। और जब आवश्यकता होती है उसी पैसे को उन्हीं महिलाओं में वापस ऋण के रूप में दे दिया जाता है। समूह इन कर्जों पर ब्याज देते हैं। अब जो पैसा दिया ऋण के रूप में उन पर क्या करेगा, ब्याज लेगा। और ब्याज की जो दर होती है बहुत कम होती है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाली ब्याज से कम होता है। दैट मींस ब्याज की दर होगी वो क्या होगी, कम होगी। अब आप सोचें कि छोटी छोटी बचत करके इस प्रकार सहायता की जाती है ना, समय पर वापस पैसा उसमें जमा करवाया जाता है, उसके लिए ब्याज भी वापस दिया जाता है ना। तो 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने योग्य हो जाता है। अब ऐसा होता है कि जो समूह स्वयं सहायता समूह है, अगर 1 या 2 वर्ष तक अच्छे तरीके से चलते हैं, इनकी जो संचालन प्रणाली है बहुत ही अच्छी और सुव्यवस्थित अगर होती है, तो ऐसी स्थिति में बैंक भी इनको ऋण दे देता है ना। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है ना, जिस स्वयं सहायता समूह को जो नाम होगा उस नाम पर ऋण दिया जाता है। दैट मीन्स वो सभी महिलाओं को एक साथ उस समूह के आधार पर ऋण दिया जाता है ना। और इसका उद्देश्य सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। और ये बैंक ऋण इसलिए देता है ताकि वो सदस्य जो है अपने स्वयं के रोजगार के अवसर सृजित कर सके, है ना, कोई कार्य कर सके, किसी उत्पादन को बढ़ावा दे सके। इसलिए जो है बैंक इन समूहों को क्या करता है, ऋण देता है। लेकिन ऋण कब देगा, जब इनका जो संचालन है व्यवस्थित एवं एक है ना पर्टिकुलर वे से जब इनका संचालन हो बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, ऐसी स्थिति में बैंक इनको ऋण भी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी रखी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीनें, हथकरघा, पशु इत्यादि खरीदने के लिए दी जाती है। यानी ये जो ऋण दिया जा रहा है ये किस लिए देते हैं कि अपनी कोई जमीन आपने गिरवी रखी है तो जमीन को छुड़वा दे वहां से, या फिर आपकी कोई कार्यशील पूंजी की जरूरत है, जैसे बीज है, आपको खाद लाना है या कोई भी अन्य वस्तु लानी है, उसके लिए आपको ऋण प्रदान किया जाता है। घर बनाने के लिए, सिलाई की मशीन लाने के लिए, हथकरघा लाने के लिए, है ना, ये सारी वस्तुएं खरीदने के लिए आपको जो है इस प्रकार के छोटे छोटे ऋण प्रदान किए जाते हैं। कहां से, स्वयं सहायता समूह को बैंकों के द्वारा प्रदान किया। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधी ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। वो समूह के जो सदस्य होते हैं वही मिलकर करते हैं, है ना। और ऋण किसको देना है ना, कितना उस पर ब्याज लगेगा, उसका सभी का निर्धारण वो सभी व्यक्ति एक साथ बैठकर करते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय स्वयं करता है। यानी पैसा वापस कब लौटाना है, उसकी ब्याज की दर कितनी होगी, कितना पैसा उधार लेना है, उस सभी का निर्णय वो समूह के सदस्य मिलकर करते हैं। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी समूह की होती है। अगर व्यक्ति ऋण नहीं लौटाता है इसके लिए सभी व्यक्ति जिम्मेदार होते हैं और सभी व्यक्ति मिलकर उसको ऋण को पुनः उसका जो है उसको वसूल देते हैं। फिर एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता है तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और इस प्रकार जब निर्धन महिलाएं अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं तो बैंक इन्हें ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो महिलाएं अपना एक छोटा सा समूह बनाकर इस प्रकार की जो है योजनाएं चला रही है। ऐसी स्थिति में बैंक भी इनको क्या करता है, ऋण दे देता है, यद्यपि उनके पास कोई ऋण आधार नहीं होता। बैंक ऋण कब देता है ना, हमने देखा कि सामान्यतः बैंक ऋण लेने के लिए हमें ऋण का कोई आधार मांगता है, लेकिन इस स्वयं सहायता समूह को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होने पर बैंक इन्हें बिना किसी ऋण आधार पर इन्हें ऋण प्रदान कर देता है। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं।
जो स्वयं सहायता समूह है, ये क्या करते हैं कि आपका जो ऋण आधार की जो कमी है, यानी ऋण लेने के लिए जो आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए, उसकी कमी की समस्या को क्या करते हैं, उसको उबारने में आपकी मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है ना। और इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इस समूह का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, उन्हें क्या करना, संगठित करना। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि समूह के नियमित बैठकों के माध्यम से लोगों को एक आम मंच मिल जाता है। इससे क्या होता है, उनका संगठन होता है, उनको एक अपनी जो विचार है उनको व्यक्त करने का एक मंच भी मिल जाता है, जहाँ विभिन्न सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा भी हो जाती है। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर स्वयं सहायता समूह के बारे में भी बात कर ली। अब हम लास्ट बात करेंगे चिट फंड कंपनी के बारे में। चिट फंड क्या होती है, देखें, भारत में बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देने तथा ऋण उपलब्ध करवाने की दृष्टि से चिट फंड कंपनियों की विशिष्ट भूमिका है। यानी छोटी छोटी जो कंपनियां होती है, इनका उद्देश्य क्या है, बचत प्रवृत्ति को बढ़ाना और तथा लोगों को ऋण उपलब्ध करवाना। वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंधन, संचालन तथा निर्देशन करती है, चिट फंड कहलाती है ना। ऐसी कंपनी जो क्या करे, इस योजना का प्रबंधन करे, इस योजना का संचालन करे, निर्देशन करे, इसको ना कंट्रोल करे, है ना, वो सारी कंपनी क्या कहलाती है, चिट फंड कंपनी कहलाती है। चिट फंड भारत में चलने वाली विशेष बचत एवं ऋण योजना है। ये क्या है कि विशेष बचत, विशेष प्रकार की बचत करने की और ऋण प्रदान करने की एक योजना है। देखें, इसके अंतर्गत योजना के सभी सदस्य एक अनुबंध का हिस्सा होते हैं, जिससे अपना निर्धारित अंश जमा करवाते हैं। यानी उनके बीच में एक पहले से एक शर्त होती है, जितने भी सदस्य होते हैं, कुछ सदस्य मिलकर एक कंपनी लगाते हैं, है ना, इस प्रकार की योजना चलाते हैं जहां पर बचत की जाती है, ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक, इसमें कुल जमा राशि निविदा निकालकर या नीलामी द्वारा योजना के किसी एक सदस्य को प्रदान किया जाता है। देखो, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे व्यक्ति जो है, आपने देखा होगा बहुत से मार्केट्स में वीसी चलती है, आपने वीसी का नाम सुना होगा, समिति का नाम सुना होगा, है ना, जो वो वहाँ की क्या करते हैं, स्थानीय स्तर के व्यक्ति जो है आपस में मिलकर एक समूह बना देते हैं, है ना, और एक निर्धारित राशि जो है उस समूह में, है ना, प्रति माह या जो भी अवधि होती है उस समय जमा कराते रहते हैं। अब वो पैसा जो जमा हुआ, जो बचत हुई, उस पैसे को वापस किसे देना है, उसके लिए क्या करते हैं, एक लॉटरी निकालते हैं, है ना। दैट मीन्स वो चिट निकालते हैं, और उसके आधार पर जिस व्यक्ति का नाम आता है या फिर जो बोली लगाते हैं कि मैं इतनी ब्याज दर दूंगा, है ना, या तो क्या करेंगे, उसमें से लॉटरी निकालेंगे कि इस व्यक्ति को पैसा देना है, या फिर वो करते हैं नीलामी करते हैं, बोली लगाते हैं। दैट मीन्स एक पर्सन कहेगा कि मैं 1% ब्याज दूंगा, दूसरा कहेगा मैं 2% दूंगा, जो कहेगा 3%। यानी जो व्यक्ति अधिक ब्याज दर देने के लिए तैयार होता है उसे वो ऋण दे दिया जाता है। क्लियर। तथा जो सदस्य सबसे ज्यादा बट्टा कटवाकर राशि लेने को तैयार हो उसे पुरस्कृत करता घोषित किया जाता है। अभी मैंने कहा कि जो व्यक्ति अत्यधिक नीलामी लगा देगा, अत्यधिक बोली लगाएगा ऋण की, उसको क्या किया जाता है, पुरस्कृत करता है, उसको ऋण दिया जाता है। यदि कोई भी सदस्य राशि लेने के लिए निविदा या नीलामी में भाग नहीं लेता है तो एक न्यूनतम राशि बट्टा काटकर लॉटरी से चिट निकालकर विजेता का नाम तय कर लिया जाता है। अभी कोई भी व्यक्ति अगर पैसा नहीं देता है तो उसमें क्या कर दिया जाता है कि न्यूनतम जो है उसकी रेट फिक्स करके इतना सा न्यूनतम जो है ब्याज दर तो लेनी ही है, वो न्यूनतम ब्याज दर तय करके फिर लॉटरी निकाली जाती है, और उस लॉटरी में जिसका नाम आता है उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, वो ऋण या वो पैसा जो है, वो राशि जो है उधार दे दी जाती है। क्लियर। प्रत्येक माह एक सदस्य को विजेता के रूप में पुरस्कार की राशि मिलती है, अर्थात जो व्यक्ति इसमें जो फर्स्ट आता है नीलामी में बोली शामिल नहीं किया जाता है। ऐसी जो समितियां चिट फंड होती है उसमें एक व्यक्ति का एक ही बार नंबर आता है, अर्थात निविदा या नीलामी में योजना के गैर पुरस्कृत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। जिस व्यक्ति का नंबर नहीं आया होता वही व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं। आगे देखें, बट्टे की राशि ही लाभांश होती है, यानी जो बट्टे की राशि दैट मींस जो ब्याज दर प्राप्त हो रही है ना, वही क्या होगी, लाभांश होती है, और जिसे सभी सदस्यों में समान रूप से क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। लाभांश की राशि को घटाकर अगली किस्त की राशि निर्धारित कर दी जाती है ना। चिट फंड कंपनी योजना के संचालन, प्रबंध एवं निर्देशन के लिए योजना के सदस्यों से अनुबंध में निर्धारित कमीशन प्राप्त करती है। ये क्या करती है कि इसमें कितना पैसा जमा कराना है, उनमें से पहले क्या होता है, एक अनुबंध होता है, कितना पैसा जमा कराएंगे, न्यूनतम ब्याज दर क्या होगी, है ना, वो सारी शर्तें पहले उनके बीच में क्या होती है, मीटिंग होती है, उसके आधार पर तय की जाती है। योजना में विजेता को भी चिट फंड योजना की निर्धारित अवधि में प्रत्येक माह अपनी किस्त जमा करवानी होती है, और जिस व्यक्ति को ऋण दिया जाता है उस व्यक्ति को प्रत्येक माह क्या करना पड़ता है, अपनी किस्त जमा करानी होती है, और उसी के साथ साथ उस किस्त का क्या करना पड़ता है, ब्याज भी देना होता है। चिट फंड योजनाएं संगठित वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त मित्रों एवं रिश्तेदारों आदि असंगठित समूहों के द्वारा भी चलाई जाती है।
तो चिटफंड जो योजनाएं हैं वो मित्रों द्वारा या जो रिश्तेदार होते हैं उनके द्वारा एक समूह बनाकर चलाई जाती है। तो इस प्रकार आपका जो चैप्टर है मुद्रा और वित्तीय संस्थान, जिसमें वाणिज्यिक बैंक हमने देखे, देसी बैंकर देखे, साहूकार देखे, और जो गैर संस्थागत स्रोतों में स्वयं सहायता समूह देखा है ना, चिटफंड कंपनियां देखी। तो इस प्रकार आपका जो चैप्टर है मुद्रा और वित्तीय संस्थान यही पूरा होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।